हाँ जी, अब आ रही है वॉइस। सॉरी फॉर दिस। सीमा सालवी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सालवी, कैसी हैं आप? ओके, चलिए आज की क्लास को पूरा करते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण क्या होता है, उदासीनता वक्र क्या है? ठीक है। उदासीनता वक्र किसी नाम से उदासीन रहना, तटस्थ रहना, किसी भी ज़्यादा महत्व ना देना, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देना। यस, मेरे ख्याल से आप वॉइस आ रही होगी स्टूडेंट्स। ओके। तो थोड़ा सा मेरा ये ना माइक का दिक्कत हो गया था, माइक, ठीक है ना, उसके लिए माइक हिल गया था, मैं ध्यान नहीं दिया, इसलिए वॉइस नहीं आ रही। पहले 2 मिनट आपको वॉइस नहीं आ रही होगी। अब तो वॉइस आ रही है ना बेटा, सब लोग? ओके ओके, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मेरा माइक जो थोड़ा सा वो लीड हिल गया था, पता नहीं चल गया था। अभी जो मैंने सही किया था, मेरे ख्याल से अब वॉइस आ रही होगी बेटा। आप बता दीजिए सबको, क्लियरली नीट एंड क्लीन सुनाई दे रहा है? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को बस? अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। ओके, दैट्स गुड। अभिषेक भी, सीमा साल भी, सबको वॉइस आ रही है। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। तो उदासीनता वक्र यानी कि तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या होता है? देखिए, पहली बात तो है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर दिए गए जितनी भी सिचुएशन होती है, हर एक सिचुएशन में जो उपभोक्ता होता है, प्रयोग करने वाला जो होता है, वो क्या होता है? उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है। मतलब हर एक चीज, हर एक संयोग जब समान नजर आता है तो भी उसको उदासीन बोलते हैं या तटस्थ बोलते हैं। क्योंकि मेरे लिए जैसे कहते हैं, तीन दोस्त है, दो में झगड़ा हो रहा है तो तीसरा क्या करेगा? दोनों का, क्योंकि दोनों उसके अच्छे दोस्त हैं, तो वो क्या करेगा? एक किनारे पे शांत रहेगा। ओके राजा चौधरी, अब वॉइस आ रही होगी बेटा। शुरुआत के 2 मिनट वॉइस थोड़ी दिक्कत हो गई थी, अब वॉइस आ रही होगी राजा चौधरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में जब हम उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में अगर पढ़ना चाहे तो क्या कह सकते हैं? सिंपल 2 लाइन में बता सकते हैं। उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दी गई वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसे हम उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी बिंदु ए बी सी डी, जब हमारे पास उत्पादन के विभिन्न संयोग दे रखे होंगे, उसमें से सारे संयोग आपस में बराबर होते हैं, सबसे एक जैसी उपयोगिता की प्राप्ति होती है, उस स्थिति में सबको क्या कहते हैं? उदासीनता वक्र। जब जिसको वक्र के माध्यम, वक्र का मतलब क्या होता है? ग्राफ। जब इसको हम ग्राफ के माध्यम से शो करते हैं। शेख मोहम्मद बिन मोहिब, सर आई एम बिहार, मैं आपका क्लास बाद में करता हूं और आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए थैंक्स। ओके, वेलकम। ठीक है, थैंक यू थैंक यू शेख मोहम्मद जी। और आपका क्लास तो फरवरी में है, और आपका जो है, मैंने सैंपल पेपर तैयार किया हुआ है, मेरे ख्याल से परसों तक आपका सैंपल पेपर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मिराज नमस्ते, कैसे हैं मिराज जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो होगा उदासीनता के बारे में हमें थोड़ा डिटेल से जानना होता है, क्योंकि लॉन्ग में आता है। तो यहाँ पर उदासीनता वक्र पर अंकित प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त करने वाली दो वस्तुओं के अनेक संयोगों को देखिए हमारे पास क्या होता है ना, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास उत्पादन के साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। सीमित साधनों के माध्यम से हमें वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, या फिर सीमित वस्तुओं का हमें उपभोग करना होता है। अब होता ये क्या है कि जब भी हम दो वस्तुओं के बीच में संयोग की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, जब हमारे पास सीमित संसाधन है, मान लो हमें दो वस्तु का प्रयोग करना है, ए का और बी का, तो दोनों को एक साथ ना बढ़ा सकते हैं, दोनों को एक साथ घटाना भी नहीं है। तो ऐसे में एक का दूसरे में एडजस्ट करना, जब एडजस्ट करने जाएंगे, मान लो हमारे पास जो पैसे हैं, 100 रुपये हमने 10 रुपये ए पर खर्च किया, बी पर 2 रुपये खर्च किया, हमारे पास है 12 रुपये। अब बी पर ज़्यादा खर्च करना है, 4 रुपये, तो जाहिर सी बात है ए पर कितना खर्च करेंगे? केवल 8 रुपये, क्योंकि हमारे पास 12 रुपये ही है। इस प्रकार से विभिन्न से संयोग, अलग अलग संयोग बन जाते हैं कि हम अपने सीमित साधनों का किस प्रकार से प्रयोग करें। यह साधन, या साधन बिल्कुल सही है। हेलो सीमा। चलिए कौन कौन है? सूरज सिंह आ चुके। सूरज सिंह बेटा आवाज़ आ रही होगी, पहले 2 मिनट आवाज़ नहीं आ रही थी, बस आवाज़ आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक उपभोक्ता अपने साधनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है ताकि उसको कहीं पर भी उस साधनों का प्रयोग करे, किसी भी संयोग पर करे,
तो क्या होता है ना, उसको एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसलिए उपभोक्ता किसी भी विशेष संयोग पर ज़्यादा रुचि व्यक्त नहीं करता और तटस्थ रहता है। इसी कारण से इन सभी संयोगों को दर्शाने वाला वक्र तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र के नाम से जाना जाता है। बेटा ध्यान में रखना। ओके ना, उदासीनता वक्र को सम संतुष्टि वक्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक बिंदु इस वक्र में दर्शाने वाला हर एक बिंदु एक समान संतुष्टि प्राप्त करने वाला होता है, इसलिए इसको सम संतुष्टि वक्र के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं किस तरह के होता है। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि जब उपभोक्ता या आपके हमारे पास साधन सीमित होते हैं तो हम सीमित साधनों को अलग अलग प्रकार से प्रयोग करना चाहते हैं ताकि संतुष्टि का स्तर ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे में जब एक साथ दो या दो से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहे तो उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हम अपने संपूर्ण आय से दो वस्तुओं को इस प्रकार से यूज करें कि सबसे हमें एक समान संतुष्टि की प्राप्ति है। तो दो वस्तुओं को जब प्रयोग करेंगे तो उस प्रयोग करने के अलग कई सारे हमारे पास संयोग बन के तैयार हो जाते हैं। तो उन सभी संयोगों को जब एक वक्र यानी कि एक टेबल के माध्यम से शो किया जाता है ना, तो उसको हम जो है उदासीनता सूची या फिर तटस्थता वक्र सूची के नाम से जाना जाता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उदासीनता वक्र विश्लेषण उदासीनता वक्र विश्लेषण के प्रत्येक, बेटा सूरज आवाज आ रही होगी, पहले 2 मिनट की प्रॉब्लम थी, मेरे ख्याल से अब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिल्कुल वॉइस क्लियर है। क्योंकि मेरे पास भी एक मोबाइल चल रहा है जिसमें मैं कंटिन्यू, क्योंकि मैं लैपटॉप से वीडियो जो है स्ट्रीम कर रहा हूं तो साथ में आपके कमेंट देखने के मैं एक दूसरा मोबाइल भी यूज़ कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर एक दूसरा मोबाइल यूज़ कर रहा हूं तो इसमें कंटिन्यू वॉइस मुझे सुनाई दे रही है, आवाज़ आ रही है, इसका मतलब सही है मामला। तो यहाँ पर चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके सूरज सिंह, आवाज़ आ रही है, ठीक है। उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत, उदासीनता वक्र विश्लेषण मतलब जब हम दो वस्तुओं के संयोगों के विभिन्न स्तरों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो एनालाइज बनती हैं, तो इसमें कह सकते हैं उपभोक्ता को दो या दो से अधिक उपभोग वस्तुओं की पसंदगी और उसके अनुराग क्रम के अनुसार एक समान प्राप्त करने वाले संयोगों को एक सूची तैयार की जाती है। जैसे दो वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, वस्तु एक्स का और वस्तु वाई का। सक्षम चौधरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बड़ा कंटिन्यू रहे, वॉइस आएगी आपकी। तो जब दो वस्तुओं की सूची बनाते हैं ना, जैसे संयोग ए बी सी डी, अब क्या है ना, मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये है। अब 10 रुपये के माध्यम से वस्तु एक्स और वस्तु वाई की भी, सक्षम चौधरी वॉइस तो आ रही होगी, थोड़ा सा वो कीजिए आप, थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाइए अपना, वॉइस आ रही होगी। ओके सक्षम चौधरी, देखिए वॉइस आ रही होगी। चलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं उन संसाधनों के द्वारा वस्तुओं की उपभोग करने के हम कई सारे संयोग बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये, 10 रुपये से वस्तु एक्स की 1 और वस्तु वाई की 20 यूनिट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हमें वस्तु एक्स की मात्रा बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है वस्तु वाई की मात्रा को घटानी पड़ेगी। इस प्रकार से कई सारे संयोग हमारे पास राजा चौधरी सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बौद्धिक संपत्ति की संकल्पना समझा दीजिए। ओके, बौद्धिक संपत्ति की संकल्पना बेटा मैं इस क्लास के लास्ट में बताऊंगा, अभी तो नहीं। राजा चौधरी बने रहिए, इस क्लास के लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बीच में कोई दूसरा डाल देना, कुछ कॉन्सेप्ट सही नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। ओके ठीक है बेटा, बता दूंगा, मैं ये बता रहा हूँ बता दूंगा, लेकिन इस क्लास के लास्ट में बताऊंगा, बने रहिए। मैं इस क्लास के लास्ट में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि बौद्धिक संपत्ति क्या होती है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है।
तो हम बात करें उदासीनता वक्र की। उदासीनता वक्र का मतलब होता है एक ऐसा वक्र, एक ऐसी सूची जहां पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाया जाता है और यहाँ पर हर एक संयोग जो है समान संतुष्टि वाला होता है, जहां पर एक उपभोक्ता समान संतुष्टि की प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो जब समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो ऐसे में उपभोक्ता किसी को भी ज्यादा वरीयता नहीं देता, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी को भी चुन सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम इन संयोगों को एक वक्र के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वक्र को उदासीनता वक्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये उदासीनता वक्र है, कुछ ऊपर से नीचे इस तरह से गिरता हुआ होता है उदासीनता वक्र, जहां पर अलग अलग संयोग ए, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। जो उदासीनता वक्र होता है कुछ इस तरह से बन के हुए आता है, जहां पर ये किसी भी अक्ष को टच नहीं करता, क्योंकि कभी भी हम दो वस्तुओं के प्रयोग को जीरो नहीं करते हैं। तो ये हो गया संयोग ए, संयोग बी, संयोग सी, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी। इस प्रकार के संयोगों को दर्शाने वाले इस वक्र को उदासीनता वक्र या तटस्थ वक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या, ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब यहां पर देखिए हम चाहे ए का प्रयोग करें, बी का प्रयोग करें, सी का प्रयोग, हमारे लिए हर एक प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक समान होगी, इसलिए इसको समान उपयोगिता वाला वक्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ पर। और क्योंकि ये हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि किस वक्र को चुने, इसलिए क्योंकि हम किसी एक को ज़्यादा महत्व नहीं देता, जैसी हमारी आवश्यकता वैसे हम किसी को भी चुन लेंगे, इसलिए इसका नाम उदासीन, क्योंकि हम उदासीन रहते हैं, हम ए को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, सी को नहीं देते, बी हमारे हिसाब से जो जरूरी है हम उसको चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे हमें जानना है कि उदासीनता मानचित्र क्या होता है, कि उदासीनता मानचित्र से रिलेटेड जी को बहुत सारे हमारे पास क्या आता है ना, क्वेश्चन निकल के आता है। उदासीनता मानचित्र किसे कहते हैं, तो एक उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होता है। एक उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि स्तर प्राप्त होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी संयोग होता है, कोई भी पॉइंट होता है जो एक उपभोक्ता की आप पर हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे, आपको पेन भी खरीदना है और आपको नोटबुक भी परचेज करनी है। पेन और नोटबुक भी परचेज करनी है और आपके पास कितने रुपए, 100 रुपये। तो 100 रुपये को पूरा खर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, कितनी नोटबुक खरीदनी है, कितना पेन खरीदना है, इस बात के लिए आप सूची बनाएंगे। तो आप देखेंगे 100 रुपये में कितनी नोटबुक आ सकती है और कितने पेन आ सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन बन के तैयार हो जाएंगे, मतलब कोई भी ऑप्शन आपके लिए खराब नहीं है, क्योंकि दोनों आ रहा है, इसका तो समान संतुष्टि मिल रहा है। अब आप ये देखेंगे इसमें से किसको चूज करना आपको बेटर रहेगा, तो उसमें से कोई एक चूज कर लेंगे। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर कि उदासीनता वक्र हमेशा समान संतुष्टि वाला वक्र को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट उपभोक्ता के लिए एक जैसा होता है। एक उपभोक्ता एक नहीं वरन अब एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार जो उदासीनता वक्र एक नहीं कई सारे बना सकता है, उसके कई सारे उदासीनता वक्र बन के तैयार हो सकते हैं और सारे उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि स्तर को छू सकता है, जो अलग अलग संतुष्टि स्तर को बताते हैं। इस प्रकार से जब एक ही उपभोक्ता के अनेक उदासीनता वक्र को एक ही साथ, एक ही वक्र के साथ एक ही ग्राफ में शो किया जाए तो उसे उदासीनता मानचित्र के नाम से जाना जाता है। उदासीनता मानचित्र क्या होता है, मान ली एक उपभोक्ता है, ये एक उदासीनता वक्र है, एक दूसरा ये है, एक तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। तो एक उपभोक्ता के कई सारे उदासीनता वक्र हो सकते हैं। जितना उदासीनता वक्र ऊपर की ओर बनेगा, ये समझ लीजिएगा कि उपभोक्ता को उतनी ही ज़्यादा संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है तो अपने बता दीजिए। अपने डाउट हमेशा बताते रहिए कि साथ में चलते रहें, तो जब डाउट क्लियर हो जाएगा ना तो आगे बढ़ने का मजा आएगा। वरना आपको मैं बताता चल रहा हूँ, आप अपने डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर दिक्कत है। क्योंकि उदासीनता वक्त में थोड़ा डाउटफुल लगता है, जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए आपको कोई दिक्कत होती है जरूर पूछिएगा। और भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं
सूरज, मिराज, राजा चौधरी एंड सक्षम चौधरी। आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा सब लोगों को? सूरज, राजा, सक्षम, मिराज, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डाउट नहीं है क्योंकि आप लोग ठीक है। उदासीनता मानचित्र हो गया। उदासीनता मानचित्र के बाद हमें एक चीज और समझना है, उदासीनता वक्रों की प्रकृति, उदासीनता वक्र की विशेषताएं कैसी होती हैं। उदासीनता वक्र की विशेषताएं, अगर इनकी प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, यानी कि जब उदासीनता वक्र बनाएंगे ये वक्र ऐसे बनेगा और ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ बनेगा और आगे की ओर भागता हुआ नजर आएगा। ये होता है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई। ऊपर से नीचे गिरता हुआ, कभी भी ये नीचे से ऊपर के चढ़ता हुआ नहीं, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ बनेगा। मतलब यहाँ से शुरू होगा और इस पॉइंट में यहाँ पर आके खत्म होगा। जी गुरु जी, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का नहीं, पूरा पूरा समझ में, लगातार बने रहिएगा। थोड़ा दिक्कत होगा, एक बार फिर रिपीट करके देखिएगा, फिर भी समझ में, ग्रुप में तो ऐड है ही है, मुझे जरूर बताइएगा सर समझ में बिल्कुल नहीं आया है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब होता है, ये देखिए ये वाला पॉइंट है जीरो, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। जीरो जो है मूल बिंदु है। और जो उदासीनता वक्र बनाया जाता है ये हमेशा उल्टे साइड आगे की ओर भागता, मतलब नॉर्मली जब हम बनाते हैं उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार से बनता है, मांग वक्र बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाता है, लेकिन ये जो वक्र होता है ये बिल्कुल उल्टा होता है, वो आगे की ओर उल्टे साइड इस तरह से भागता हुआ नजर आता है, इसलिए बोलते हैं उन्नतोदर होता है, मतलब उल्टी दिशा में भागता हुआ होना। ठीक है, नहीं बचत वक्र बताया नहीं अभी तक, बचत वक्र नहीं बताया, वो आगे चलता रहेगा। आपको बचत वक्र नहीं बताया, अभी उत्पादन उदासीनता वक्र ही चल रहा है, सब आगे आता चला जाएगा, देखिए वन बाय वन। तीसरी विशेषता है दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पर होना चाहिए दो, कभी नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटते, मतलब एक ही उपभोक्ता के उदासीनता वक्र बनाइए, जितने भी बनाएंगे हो सकता है समानांतर भले ना हो, लेकिन एक दूसरे को कभी काटता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि एक ही उपभोक्ता का है। और नेक्स्ट है जितना ऊंचा उदासीनता वक्र बनेगा उतना ही संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक वस्तुओं का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। वस्तुओं की उपभोग की मात्रा जितनी अधिक होती है, इसका मतलब साफ है कि उपभोक्ता को संतुष्टि भी ज़्यादा प्राप्त हो रही है। इसलिए वक्र जितना, ग्राफ जितना ऊपर बनेगा, ध्यान में रखिएगा, संतुष्टि भी उतनी ऊंची होती है। इससे रिलेटेड एक टॉपिक और है जो शॉर्ट में, लॉन्ग में तो नहीं, ये क्वेश्चन शॉर्ट में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हम एक वस्तु का प्रयोग करते हैं उसकी जगह जब दूसरी वस्तुओं के का प्रयोग करने लगे तो यहाँ पर एक के कारण दूसरे में कमी होती है, जिसको हम अवसर लागत के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है, वह दर जिस पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है। हमें x की मात्रा बढ़ानी है तो y की मात्रा घटानी पड़ेगी, तो x की मात्रा के लिए y की जितनी मात्रा कम करनी पड़े उसका जो रेट होता है ना, उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत का मतलब अतिरिक्त, मतलब x की अतिरिक्त इकाई बढ़ानी है तो y की कितनी इकाई कम करेंगे, मतलब x की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की कितनी इकाई कम करनी पड़ेगी, इसी को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। यादव जी बिल्कुल, झारखंड बोर्ड का वेरी झारखंड बोर्ड का बेटा क्वेश्चन पेपर में टाइप कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड का टाइप करके रख दिया, झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन पेपर में टाइप कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, तो आपको बहुत ही जल्दी इसी हफ्ते में झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और छत्तीसगढ़ बोर्ड का 4 बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जितने लोग भी बने हुए हैं। तो ऐसे में इसको शॉर्टकट में अगर पूछा जाए कैसे होता है, किस देख समझिए, एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर वाई की वह मात्रा होगी जो एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए घटाई जाती है, मतलब एक्स को बढ़ाने के लिए वाई की मात्रा में जो कमी करनी पड़ती है वो जो दर होता है कमी करने की, उसे ही हम जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से सीमांत प्रतिस्थापन दर की अगर फार्मूले की बात करते हैं MRS x y,
क्योंकि दो वस्तु होती है, एक एक्स और वाई। तो एम आर एस बराबर होता है वाई वस्तु की कमी की मात्रा, मतलब इस तरह समझिए एम आर एस एक्स वाई के बीच में हम जो है वाई में जो भी कमी करते हैं बट्टे एक्स में जो भी वृद्धि करते हैं, इन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है ना, उसी को एम आर एस बोलते हैं। मिराज आप हमेशा नहीं सॉरी सीबीएसई बोर्ड तो भूल ही नहीं सकता, मैं खुद सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ मिराज। नहीं गलत बात बता रहा है, नहीं भूल रहेंगे। और सीबीएसई बोर्ड का भी मैं अपलोड कर दूँगा। वैसे इंग्लिश मीडियम वाला होता है सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम का भी, बस मुझे थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश से हिंदी में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मिराज जी, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे में जब हम दो वस्तुओं के बीच में तुलना करेंगे, देखिए एक है वस्तु x यानी कि सेब, और एक है संतरा। हम संतरे का प्रयोग करते हैं और संतरे की जगह हम सेब का प्रयोग करना चाहते हैं। तो जब हमारे पास 20 संतरे हैं तब हम केवल एक सेब का प्रयोग कर सकते हैं। सेब थोड़ा महंगा है, संतरा थोड़ा सस्ता है। तो जैसे हम सेब की एक मात्रा का प्रयोग बढ़ाना चाहते हैं तो संतरे की 4 यूनिट कम करना पड़ेगा। सेब की एक और मात्रा बढ़ाने हैं तो संतरे की हमें और 4 यूनिट कम करनी पड़ेगी। इस प्रकार से एक और यूनिट सेब का बढ़ाना है तो 2 यूनिट। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सेब की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए संतरे की 6, फिर एक के लिए 4, एक के लिए 2 और एक के लिए 1। इस प्रकार से जो संबंध और रेट तय होता है कि एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरे में जो कमी करनी पड़ती है उसकी जो दर होती है ना, उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। इस चीज को हम इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर को, कि यहां पर कुछ इस तरह से नजर आता है ग्राफ। ये यहां पर देखिए, एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को घटाना पड़ता है, मतलब साफ है। अगर आप यहां पर बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये है y और ये x की मात्रा बढ़ाने के लिए y की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, तो ये a से b पॉइंट पे आ जाएगा। इसी को बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, आप लोग ना बड़े कंजूस हो। देखिए इतने सारे बच्चे लाइव नजर आ रहे हैं यार, आप लाइव है लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं करते। मेरी क्लास पसंद नहीं आ रही क्या आप लोगों को? भाई पसंद आ रही है तो लाइक तो जरूर कर दो। तो लाइक से ही तो पता जाता है कि हमारी क्लास कितनी चल रही है, आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। सीमांत प्रतिस्थापन दर समझने के बाद उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन। नॉर्मली जो एमआरएस होता है ना, वे नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, क्योंकि जैसे जैसे वस्तुओं की प्रयोग की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं उसका जो रेशियो कम होता रहता है घटने। इसको बोलते हैं घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है किसी व्यक्ति के पास एक वस्तु की जितनी मात्रा बढ़ती चली जाती है, दूसरी वस्तु का इस वस्तु के लिए प्रतिस्थापन दर घटती चली जाती है। मतलब जैसे मैंने बताया अभी, दो वस्तु की व्यवस्था, 1 और 6, फिर 1 और 4 हुआ, फिर 1 2 हुआ और 1 आ। इसका मतलब ये जो प्रतिस्थापन दर नीचे की ओर घटता रहेगा जैसे जैसे हम प्रयोग की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं। इसी को हम घटती हुई सीमांत, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो बहुत लॉन्ग में नहीं पूछा जाता, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक टॉपिक और है शॉर्ट में, क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉर्ट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। एकदिष्ट अधिमान, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? एकदिष्ट अधिमान का मतलब होता है जब एक ही जगह पर अपनी प्रेफरेंस बनाए रखते हैं। आदर्श गुप्ता गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बेटा, कैसे हैं आप? नमस्ते। तो एकदिष्ट अधिमान से मतलब है कि एक विवेशिक उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा हमेशा बढ़िया, क्योंकि एक उपभोक्ता जो चाहता है, अगर सीमित साधनों से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जा सकती है तो वो हमेशा अधिक मात्रा को, उपभोक्ता चाहता है कि कम कीमत पर ज़्यादा सामान मिले। तो उपभोक्ता हमेशा अधिक मात्रा को वरीयता देता है और इससे उसकी संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा हो जाता है। इस प्रकार एकदिष्ट ये बताता है कि हमेशा उच्च मात्रा को प्रेफरेंस देना। मतलब क्या है, एकदिष्ट अधिमान के अनुसार जब उपभोग बढ़ता है तो कुल उपयोगिता भी बढ़ती है, कि उपयोगिता बढ़ाने के लिए किसी वस्तु की अधिक मात्रा का प्रयोग करना एकदिष्ट अधिमान से के नाम से जाना गया था।
एमसीक्यूज में पूछा गया था। ओके चलिए ठीक है, इसका मतलब मेरा बताना सफल रहा। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे हर एक चीज़ को मैं चाहता हूँ कुछ छूटे ना। अगर कोई एक पॉइंट छूटता है ना, आप बिल्कुल बताते रहिएगा कि ये पॉइंट मेरा छूट रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कीमत रेखा या बजट रेखा। कीमत रेखा या बजट रेखा। कीमत रेखा किसे कहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है, एक उपभोक्ता जब भी कुछ भी खरीदने के लिए जाता है तो उसके सामने सबसे पहली चीज होती है कि उपभोक्ता की आय कितनी है। अपनी आय को देखने के बाद जो दूसरे पॉइंट में आता है, दूसरे राउंड में सबसे उसके बाद देखता है वस्तु की कीमत कितनी है, क्योंकि वो अपनी आय को वस्तु की विभिन्न कीमतों पर इस प्रकार से खर्च करना चाहता है ताकि उससे जो है उसकी संतुष्टि की प्राप्ति अधिक हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कीमत रेखा क्या है? बजट रेखा। बजट मतलब आय को अलग अलग वस्तुओं में इस प्रकार से बांटना कि उसकी कीमतें के अनुसार वो आय बराबर हो जाए। हमें दो वस्तुओं को खरीदना है, एक्स को और वाई को, तो एक्स की कीमत कितनी है, वाई की कीमत कितनी है, ये देखेंगे। उसी के अनुसार अपनी आय को देखते हुए एक्स की एक निश्चित मात्रा और वाई की भी एक निश्चित मात्रा खरीदते हैं। जब दो वस्तुओं की कीमतों के अनुसार उनकी मात्रा को आय के साथ तुलना की जाती है तो इसको जिस बजट रेखा से प्रदर्शित किया जाता है ना, उसे कीमत रेखा के नाम से जानते हैं। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। बिल्कुल बेटा, समझ में आएगा। मेरा यही कोशिश है आपको समझ में आए। फिर मैं बार बार एक पॉइंट बताता हूँ, कहीं पर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तुरंत लाइव क्लास चल रहा है अपने, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप का देखिए, मैंने ये व्हाट्सअप मेरा नंबर है, डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कीजिए। सर कांटेक्ट मतलब मैसेज कीजिए कि सर इस पॉइंट में मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपके लिए, मैं चाहता हूँ मुझसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट मुझसे सेटिस्फाइड रहे। तो जब हम कीमत रेखा की बात करते हैं, हर एक उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार उसको खर्च करने से रिलेटेड एक बजट बनाता है कि मेरे पास इतनी इनकम है, उस इनकम को एक्स और वाई पर इतना इतना खर्च करना है। तो दोनों के मिला के जो भी बजट बन के तैयार हो जाता है, अलग अलग से ग्रुप बनते हैं। उस ग्रुप को जिस सेट के थ्रू या फिर जिस जगह शो किया जाता है उसे बजट सेट के नाम से जानते हैं। ऐसे में बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों का सेट होता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और बाजार कीमतों के अनुसार खरीद सकता है, क्योंकि अपनी आय को वस्तु की कीमतों के अनुसार ही खर्च किया सकता है, क्योंकि बिना कीमत के तो हम खर्च नहीं कर सकते। कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं ना, सबसे पहले आप ये देखेंगे वस्तु की कीमतें कितनी है, उसी के अनुसार तय करेंगे किस वस्तु को कितना ज़्यादा मात्रा खरीदा जाए, यानी कि आय के अनुसार किस वस्तु को ज़्यादा महत्व दिया जाए। इस प्रकार से हमारे सामने अपनी बजट बनाने के लिए एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कि यहाँ पर एम का मतलब होता है, यहाँ पर हम एम से मतलब होता है हमारी आय यानी कि मनी, हमारे पास कितने पैसे हैं। दो वस्तुओं के प्रयोग करना है, Q1 P1 और Q2 P2। Q1 ये बताता है कि पहली वस्तु X वस्तु की मात्रा और P1 बताता है X वस्तु की कीमत। वहीं पर हमारे पास Q2 ये बताता है Y वस्तु की मात्रा और Y वस्तु की कीमत। तो दोनों की मात्रा कीमत को गुणा करेंगे, फिर उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी ये प्लस होगा, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जो निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, आय के बराबर होगा। जैसे सरकारी बजट बनता है कि बजट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इनकम, हमारी आय कितनी है, हमारी आय है 20। आदर्श गुप्ता कह रहे हैं अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने के कारण बताने। बिल्कुल आदर्श, ठीक है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है अभी, और इसका मैं वीडियो आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब हम आय, हमारे पास देखिए 20 रुपये है और 20 रुपये में हमें दो वस्तु लेनी है, वस्तु X और वस्तु Y। तो हम कितना कितना ले सकते हैं, तो जितना जितना ले सकते हैं उतना उतना हम जो है ग्रुप बनाएंगे। मान लीजिए दो वस्तु है, वस्तु X की कीमत है, बाजार कीमत है 4 रुपये और Y की बाजार कीमत है 2 रुपये, मतलब एक यूनिट 4 रुपये की, एक यूनिट 2 रुपये की।
तो वस्तु x की 5 यूनिट ले रहे हैं तो 5 चौकी 20, तो हम y की 1 नहीं, जैसे जैसे y की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं x की मात्रा कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार से देखो बजट बन के तैयार, 20 रुपये खर्च करने के लिए विभिन्न। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, वस्तु x की 3 यूनिट और यहाँ और वस्तु y की 4 यूनिट, यहाँ पर क्या करेंगे वस्तु x की 1 यूनिट वस्तु y की 8 यूनिट खर्च। इस प्रकार से जो भी हमारे पास ये जो सेट बन के तैयार होता है, उस सेट को हम एक वक्र के माध्यम से इस प्रकार से शो करते हैं। ये इस वक्र को, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सभी वक्र ई एफ जी सब कुछ बन के तैयार हो जाता है, इसी को बोलेंगे हम कीमत रेखा या फिर बजट रेखा या बजट सेट। यस, ये बजट रेखा बेटा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में आता है। बजट रेखा के समीकरण के बारे में तो एमसीक्यूज में लगातार पूछा जाता है। इसके बाद सीयूईटी की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ध्यान में रखिएगा, मैं आपको अनाउंस कर दूँ, आज जितने भी बच्चे जुड़े हैं तो आपके हाफ ईयरली के बाद अप्रैल से ही मैं सीयूईटी की इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाना शुरू कर दूंगा। आप उसके लिए तैयार रहिएगा। जिनको भी सीयूईटी का पेपर की तैयारी करना है तो मुझसे बने रहना है, और मैं लगातार लाइव क्लास उसमें भी तैयारी कराऊंगा। आगे बढ़े, बजट रेखा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या क्या है। बजट रेखा में वे बंडल जिनकी लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर होती है, बजट रेखा मतलब जब भी अपनी आय के बराबर वस्तुओं को चूज करता है वो बजट रेखा पर बनता है, यहाँ पर बिंदु बनता है। लेकिन बजट रेखा नीचे की ओर गिरती हुई है, क्योंकि एक वस्तु की अधिकता में दूसरी वस्तु की इकाई है, क्योंकि बजट रेखा ऊपर से नीचे, क्योंकि कभी भी दो वस्तुओं की एक समान मात्रा केवल एक ही जगह दोनों को एक साथ बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए बजट रेखा ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आता है। जब दो बंडल जिनकी लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय से कम होती है तो इसे बजट रखा है। अगर दो वस्तु की कीमतें आय से कम होती हैं तो वो बजट हमेशा बजट रेखा के अंदर बनेगा। लेकिन वहीं पर अगर दोनों वस्तु की कीमतें आय की कंपैरिजन में ज़्यादा है तो वो पॉइंट बजट रेखा से बाहर की ओर बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। इसके अलावा बजट रेखा में बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। बजट रेखा किसे कहते हैं, इसके समीकरण और इसके उदाहरण पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया। इसके बावजूद भी आपको लगता है कुछ छूट गया है, जरूर बताइएगा। बजट रेखा की विशेषताएं। सबसे पहले विशेषता, बजट रेखा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई होगी। और दूसरी बात, बजट रेखा एक सीधी रेखा होती है, ये इस तरह से स्ट्रेट वे में होगा बजट रेखा, ध्यान में रखिएगा। ये कभी भी गोल तिरछा आड़ा नहीं होगा। नहीं देखिए मेराज, जब बजट रेखा के समीकरण पूछा जाएगा तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा ना बजट रेखा किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, तब आप जो है वो ग्राफ बनाइए। अगर केवल समीकरण पूछता है तो वो तो एक नंबर में आएगा। एक नंबर में अगर कोई चीज़ होता है तो वहां पर आपको ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल मतलब पूछा जाता है बजट रेखा किसे कहते हैं एक नंबर में, तो बजट रेखा का अर्थ बता दीजिए एक लाइन में। बेटा ये सक्षम चौधरी बेटा क्लास पे थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए। क्लास ओवर होने के बाद आप जो है चैटिंग कर लीजिएगा, पर्सनल चैटिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। क्या बजट रेखा में परिवर्तन हो सकता है, जिसको हम बजट रेखा में खिसकाव, शिफ्ट इन बजट लाइन कह सकते हैं। बजट रेखा में खिसकाव क्या होता है? बजट रेखा में खिसकाव का मतलब साफ समझिएगा, बजट रेखा में परिवर्तन। बजट रेखा में परिवर्तन, तो ध्यान रखिएगा बजट रेखा में परिवर्तन दो कारणों से होता है। पहला कारण उपभोक्ता में आय में जब परिवर्तन होता है, दूसरा होता है वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है। इन दो कारणों से, ठीक है, इन दो कारणों से बजट रेखा में परिवर्तन होता है। सबसे पहला उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। पहले उपभोक्ता की आय थी 20 रुपये, अब उपभोक्ता की आय बढ़ के हो गई 30 रुपये। तो आय के बढ़ने से वस्तु X और वस्तु Y दोनों की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए बजट रेखा पहले यहाँ बन रही है, ये वाला A और B पॉइंट, ये बजट रेखा पहला है। जैसी आय बढ़ जाएगी तो दोनों वस्तुओं की उत्पादन खरीदने की मात्रा बढ़ जाएगी। A बन जाएगा A1 और वस्तु B बन जाएगा B1,
तो ऐसे में हमारा बजट रेखा आय के बढ़ने की स्थिति में ऊपर की ओर बढ़ जाएगी और आय के घटने की स्थिति में नीचे की ओर आ जाएगी। यानी कि आय में परिवर्तन की स्थिति में बजट रेखा हमारी शिफ्ट हो जाती है ऊपर की ओर या नीचे की ओर। हाँ, समीकरण पूछा था ना, आपको समीकरण बता देना है कि जब एग्जाम में आता है तो m इक्वल टू होता है आपका Q1 P1 प्लस Q2 P2। ये कहीं कहीं लिखा रहता है X1 P1 प्लस X2 P2, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नंबर पूछा जाएगा, एक नंबर में केवल इतना ही लिखिए, ये समीकरण है, बस करें, आपको पूरा एक नंबर मिलेगा। क्योंकि एक नंबर का मतलब होता है एक शब्द या एक लाइन में आंसर देना है, आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, अब आगे बढ़े। वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो जब हम बात करते हैं बस दूसरा पॉइंट, एक तो आय में परिवर्तन होता है, दूसरा का वस्तु की कीमत में तो वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने की तीन केस बनते। एक तो दोनों वस्तु की कीमतें बदल जाए, या फिर किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन है। मान लीजिए जब दोनों वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है, ये हमारा बजट रेखा है, यह वस्तु y वस्तु x। अगर वस्तु y और वस्तु x दोनों की कीमतें एक साथ बढ़ जाए, कीमतें बढ़ने की स्थिति में दोनों की क्वांटिटी कम हो जाएगी, दोनों को कम मात्रा में खरीदा जा सकता है। तो वस्तु की इकाइयाँ कम होने से बजट रेखा नीचे की ओर आ जाएगी, यहाँ पर A1 B1। वहीं पर अगर दोनों वस्तु की कीमतें हमारी क्या हो जाए, घट जाए, तो वस्तु की मात्रा हम ज़्यादा खरीदेंगे और ये कहाँ हो जाएगा, ये वाला बिंदु बनेगा ऊपर की ओर, यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान में रखिए आप, वस्तु की कीमतें कम होने से बजट रेखा नीचे की ओर आ जाती है, वस्तु की कीमतें बढ़ जाने से घट जाने से बजट रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। ये हमारा है। दूसरा है अगर किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, मान लीजिए वस्तु x है वस्तु y है और ये हमारा पहले का बजट रेखा है। वस्तु x की कीमतें हमारी बढ़ गई, वस्तु x की कीमत बढ़ गई, बढ़ने के दशा में वस्तु x की मात्रा हम जो है जितनी खरीदते थे यहाँ पर b, अब खरीदेंगे b1 यहाँ पर। तो ये वाला बजट रेखा, क्योंकि y की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल x की कीमत में पड़ा, तो ऐसी में बजट रेखा इस प्रकार से बनेगी, x की मात्रा कम हो जाएंगी और वहीं का x की कीमतें घट जाने पर x की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर वहीं पर अगर सेम वस्तु y की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है x में नहीं, तो ये बजट रेखा है, जैसी वस्तु y की कीमतें घट जाएंगी इसकी मात्रा भी हमारी बढ़ जाती है इस तरह से। तो ये परिवर्तन की कुछ स्थितियां होती है जहां पर बजट रेखा हमारा बदल सकता है, हमारे बजट बेकार हो सकता है। ये तब होता है जब हमारे एक या दो वस्तु की, मेरा हाँ बेटा ये दर्शाना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए ना, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जिस तरह से आप अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों में परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आय में इस तरह से परिवर्तन होता है और कीमत के कारण इस प्रकार से परिवर्तन हो, ये आपको दिखाना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का, इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बिहार बोर्ड वाले आप नोट कर लो, बिहार बोर्ड और यूके बोर्ड आप नोट कर लो बेटा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से आपको ये अगर झारखंड बोर्ड का है बेटा बोलोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है तीनों बोर्डों में लगातार रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन है उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन या उपभोक्ता के साम्य को प्रकट कीजिए। ध्यान में रखिएगा, उदासीनता वक्र को तटस्थ वक्र और अनधिमान वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जब हम उपभोक्ता संतुलन की बात करेंगे तो उपभोक्ता संतुलन होता क्या इधर के, उपभोक्ता संतुलन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति
जब एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब अपनी आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त करती है। मतलब जब एक उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से विभिन्न वस्तु पर खर्च करता है कि उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि ज़्यादा हो जाए तो उसे हम उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं। और एक उपभोक्ता हमेशा अपनी वस्तु खर्च करने से पहले एक निश्चित कीमत रेखा तय करता है और उसी आधार पर वस्तुओं को क्रय करने की सोचता है। मतलब साफ है, एक उपभोक्ता चाहता है कि वस्तुओं को इस प्रकार से खरीदा जाए, अगर दो वस्तुओं की बात करते हैं, इस प्रकार से खरीदा जाए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। मतलब साफ है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम ये कहेंगे उपभोक्ता हमेशा चाहता है कि कीमत रेखा के साथ साथ ऊंचे से ऊंचे उदासीनता वक्र तक पहुंचा जाए। मतलब एक उपभोक्ता हमेशा चाहता है अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, और अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त हो सकती है जब उसका उदासीनता वक्र जितना ऊपर बन सके। इस प्रकार से जब उदासीनता वक्र की बात करते हैं, उदासीनता वक्र के अनुसार एक उपभोक्ता के संतुलन होने की हमारे पास दो प्रमुख शर्तें हैं। ऐसा ही लिखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में है। बिहार बोर्ड में 5 नंबर में, यूके बोर्ड में भी 5 नंबर में, झारखंड बोर्ड में भी इसी लॉन्ग में जो नंबर आता है उसी हिसाब से पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो पहला शर्त है उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करना चाहिए। मतलब एक ऐसा बिंदु जो उपभोक्ता का कीमत रेखा है, जैसे यहाँ पर ये आर एस जो आपको कीमत रेखा को दर्शा रहा है, ये जो हमारा आर एस है ये कीमत रेखा को दर्शा रहा है, ठीक है ना। आर एस क्या है? कीमत रेखा है। और वहीं पर जो आई सी वक्र है ये तटस्थ वक्र है। तो एक ऐसा बिंदु जो दोनों ने आपस में प्रतिच्छेद किया, बिंदु ई, बिंदु ए पर कीमत रेखा को उदासीनता वक्र ने टच किया। मतलब यहाँ पर जो आपने पैसा खर्च किया और आपको मिलने वाली संतुष्टि दोनों ही बराबर हो गई। इसका मतलब होता है बिंदु ई पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। साथ ही साथ हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा, क्योंकि मैंने जब देखा एनालाइज करता हूं ना तब देखता हूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए यादव जी। तो आपको उस हिसाब, और देखिए ये जितना मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आपको लॉन्ग में पूछा जाता है ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट आप छाप लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट लेके रखिए और नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या लिखना चाहिए। रट के जाइए जैसा भी हो, क्योंकि आपको स्टेप टू स्टेप ऐसा लिखना होगा तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो जब उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करें तो क्या होता है, एक्स वस्तु की वाई वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर एक्स और वाई वस्तु की कीमत के अनुपात में बराबर, यानी कि एक्स की कीमत और वाई की कीमत दोनों के बीच का जो एमआरएस बनता है दो हमेशा बराबर इक्वल बन जाता है। साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि दोनों की संतुलन स्थायी रहे, कोई परिवर्तन, क्योंकि भाई कीमत रेखा और उदासीनता वक्र तो कई बिंदुओं पर आपस में बराबर हो सकती है, लेकिन एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जो स्थिर होता है कि वहां पर किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। इसलिए कंडीशन ये है कि स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, कि ये मूल बिंदु से आगे की ओर भागता हुआ नजर आना चाहिए, और इस स्थिति में एमआरएस नीचे की ओर गिरता हुआ होना चाहिए। देखिए ये बिंदु है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बन रहा है के पर, लेकिन यहाँ बन के बाद फिर नीचे की ओर गिर रहा है, ये मूल बिंदु की ओर भागता हुआ नजर आ रहा है, फिर आगे की ओर। मतलब ये जो पॉइंट है स्थिर नहीं है, अब ये आगे बढ़ रहा हो सकता है फिर जाके, लेकिन ये वाला पॉइंट है बिंदु ये वाला उदासीनता वक्र है, यहाँ पर टच करता हुआ ऊपर की ओर, और ये ऊपर की ओर चलता रहेगा। मतलब ये वाला पॉइंट है IC1, ये जो है संतुलन को नहीं बताएगा, IC2 संतुलन को बताता है, क्योंकि ये स्थिर भी है और मूल बिंदु की ओर आगे की ओर उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये तो उदासीनता वक्र का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आपने क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास में? आपने पढ़ा उदासीनता वक्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं, उदासीनता मानचित्र क्या होता है, उदासीनता सूची क्या होती है, बजट रेखा क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है, और उदासीनता वक्र के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को कैसे व्यक्त किया जाता है। आपने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है, समझ लिया है। जब आप इस सब को डिटेल से पढ़ लिया है तो यदि कोई कन्फ्यूज़न है किसी भी तरीका से, किसी भी तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो कि देखिए डिस्क्रिप्शन के में दिया होगा,
वहाँ से जाके जुड़ जाइए और हमेशा मुझसे कांटेक्ट में रहिए जब तक कि आपका पेपर ओवर ना हो जाए। और पेपर होने के बाद मैं सीयूईटी की तैयारी करूँगा। जो भी तैयारी करना चाहते हैं बने रहेगा मेरे साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। ध्यान रहिए अपना, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।